नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज अपनी धोरण 8 विषय हिंदी पाठ 7 सोच अपनी अपनी એટલે કે વિચારો આપણા तो विद्यार्थी थोड़ी प्रस्तावना જોઈએ। किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। એટલે કે કોઈ પણ વિષય હોય, પક્ષ અને વિપક્ષ એવા બે ભાગ હોય અને એમાં તર્ક વિતર્ક કરવાના અને એમાંથી કંઈક તારણ કાઢવાનું ને એનો વાદ વિવાદ, સામ સામેના પ્રશ્નોના જવાબો આપવાના। वाद विवाद मौखिक भाव अभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। એટલે કે આ વાદ વિવાદ મૌખિક એટલે કે આપણી રીતે જે પણ આપણને જે પણ વિચાર યાદ આવે તેનો રજૂઆત કરવાની એ महत्वपूर्ण है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। એટલે કે વાદ વિવાદમાં કોઈ એક વિષય ઉપર એનો નિચોડ એને નક્કી કરવામાં આવે છે। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते। એટલે કે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ પક્ષમાં અને થોડાક વિપક્ષમાં તેઓ પોતપોતાના વિચારો આવો એક કાર્યક્રમ રાખે છે અને શ્રોતાઓની સામે શ્રોતાઓ એટલે કે સાંભળવાવાળાઓની સામે તેઓ રજૂઆત કરે છે। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में એટલે કે એક બોલવાવાળા પક્ષમાં હોય અને બીજા સામેવાળા વિપક્ષમાં હોય એટલે એકબીજાને ખંડન મંડન કરતા હોય છે। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्ष के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। એટલે કે આ રીતે સામ સામે રહીને એકબીજાના પ્રશ્નોના તેઓ જવાબો આપતા હોય છે। તો હવે આપણે જોઈએ પાઠ્યપુસ્તકની અંદર नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाइए। એટલે કે આપણે આ ચિત્ર જોવાનું છે અને ક્લાસની એટલે કે રૂમની અંદર તેનો વાદ વિવાદ કરવાનો છે કે મેં ચિત્ર 1 અને ચિત્ર 2 માં શું તફાવત છે એમ। तो प्रश्न 1, दोनों चित्रों में क्या अंतर है? तो बाळको આપણે જોશું ચિત્રો અને એમાં કયો ફેરફાર છે જોઈએ। तो હવે જુઓ, तो पहला प्रश्न का जवाब है दोनों चित्रों में से एक चित्र गांव का और दूसरा नगर का है। गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं। गांव में कच्चे घर हैं, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। नगर के चित्र में चौड़ी और 2 तरफा सड़क है, पक्के मकान है, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में है। तो विद्यार्थियों, હવે બીજો પ્રશ્न,
गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? तो હવે જોઈએ કે ગામ અને નગરના જીવનમાં શું ફેર છે, શું ફેર તફાવત છે, જોઈએ આપણે। गांव के जीवन में सादगी सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताज़ी सब्जियां खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं, पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है। नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है। लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीदकर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है। लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती। लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। नगर के जीवन में अनेक दोष हैं, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं। नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं। इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। उन्नति के जितने अवसर नगर में हैं, उतने गांव में नहीं। इसलिए मुझे नगरीय जीवन ही रुचिकर लगता है। तो હવે વિદ્યાર્થીઓ ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तो જોઈએ આપણે तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता। तालाब चारों ओर से बंद होता है, उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से हैजा, पेचिश आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए तालाब का जल पीने के लिए नहीं होता। હવે વિદ્યાર્થીઓ હવે જોઈએ નીચેનો પ્રશ્ન। નીચે दिए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। तो विद्यार्थियों एमा मुद्दा आपवामां आवेला छे। प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, यातायात, ग्लोबल वार्मिंग। तो अभी देखते हैं
तो प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं। एक पहलू उसकी अच्छाइयों बताता है, दूसरे में उसकी बुराइयां दिखाई देती है। विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसे तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं। विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, गीजर, लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है। डॉक्टरी पेशे के तमाम उपकरण, एलोपैथी दवाइयाँ विज्ञान ने ये हमें दिए। टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं। फिल्में और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपहार है। कंप्यूटर देकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया ही बदल डाली है। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान के ही दिए हुए हैं। विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है। चांद की धरती पर उसने अपने कदम रख दिए। विज्ञान के इन अनमोल वरदानों के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख लूट रहा है। इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे ही हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु में प्रदूषण भी बढ़ा है। इसमें संदेह नहीं है कि ये विज्ञान के अभिशाप है, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। सच तो यही है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीती जो आदिकाल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे। इसलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक वैज्ञानिकों का आभार मानना चाहिए। उसके प्रयत्नों से ही हमें वे वैज्ञानिक सुविधाएं मिलती है। तो विद्यार्थियों में नवे प्रश्न જોઈએ, कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। तो હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ કલમ એટલે કે પેન शक्तिशाली कौन છે, पेन की तलवार? तो अभी જોઈએ, कलम लिखने का काम करती है, तलवार युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी है, तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा है। कलम कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है, तलवार गले काटती है और खून बहाती है। कलम आनंद देती है, उससे समाज में सुख शांति का प्रसार होता है। वह लोगों के दिल जीतती है, वह बुरों को अच्छा बनाती है। रामायण पढ़कर कितने ही रावण राम बन गए। गांधी जी की आत्मकथा ने कितने ही बुरे लोगों को अच्छा बना दिया। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए। कलम ने कई सिंहासन पलट दिए हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति रूसो, वोल्टेयर की कलम की ताकत से ही हुई है। तलवार रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है।
कलम की शक्ति युग युग तक शायी रहती है। इसलिए मेरे विचार से तलवार की अपेक्षा कलम ही अधिक शक्तिशाली है। तो ये विद्यार्थियों આપણે જોઈએ दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए અહીંયા एक છાપાનો एक ન્યૂઝપેપરમાંથી એક ફકરો આપવામાં આવેલો છે અને વાંચવાનો અને નીચે એના પ્રશ્નો આપ્યા છે। તો આપણે એના પ્રશ્નો જોઈએ। अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? तो હવે ये फकरामांथी આપણે એના જવાब મેળવશું। तो वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। बीजो प्रश्न, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? तो पृथ्वी जैसा ग्रह बनाने के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, इसके साथ धूल मिट्टी की परत हो, ऐसी चट्टानें हो जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ है। હવે પ્રશ્ન 3 વિદ્યાર્થીઓ હવે જોઈએ આપણે રેખા ખીંચકર સહી જોડે મિલાઈએ એટલે કે જોડકા જોડવાના છે। તો પહેલું 424 प्रकाश वर्ष, तो इस एना सामे आवशे पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी, पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी। हवे बीजू जोड़कू जोईए 1.6 करोड़ वर्ष। एनी सामे आवशे नए ग्रह की उम्र, नए ग्रह की उम्र 10 करोड़ वर्ष। पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय, एनी सामे आवशे 10 करोड़ वर्ष। एनी सामे आवशे पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय। स्प्रिट्जर स्पेस, नासा का टेलीस्कोप, एनी सामे आवशे नासा का टेलीस्कोप। स्पिट्जर स्पेस। कैरी सिट्से, कैरी सिट्से એટલે કે વૈજ્ઞાનિક, कैरी सिट्से वैज्ञानिक છે। तो विद्यार्थियों આપણે આ वाद विवाद सोच अपनी अपनी पाठ જોયો તો એને વાંચી અને સમજવું।